एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों की डिमांड के अनुसार मैं जीआईसी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। ये आपकी एक अभ्यास प्रश्नावली की तरह होगी, प्रैक्टिस सेट की तरह, जिसमें हम करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, जितने भी क्वेश्चन जीएस से बनते हैं सबको सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये क्लास अल्टरनेट डे पे होगी, जैसे आज सैटरडे आज हो रही है तो इसके बाद मंडे को होगी। अगर आप रेगुलर क्लास देखेंगे, आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ये क्लास डेली भी लेकर आ सकती हूँ। ये आप लोग के वीडियो देखने और कमेंट पर डिपेंड करता है। साथ ही अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल पर ज्ञान दृष्टि अकेडमी में ऐड हो सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। देन व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होता है तो डॉक्टर एस शर्मा सोशोलॉजी नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आपको छोटा छोटा मैं डिटेल में इसकी जानकारी भी देते जाऊंगी। तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट का है। भारत की G20 अध्यक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट 1 दी है, भारत ने वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर थीम को अपनाया है। स्टेटमेंट 2 है, ग्लोबल साउथ की चिंताओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है। ऑप्शन दी है, ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी है केवल दो सही है, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों सही है, और ऑप्शन डी है ना तो एक सही है और ना ही दो। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। भारत ने वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर थीम को अपनाया है। ग्लोबल साउथ की चिंताओं को विशेष प्राथमिकता इसमें दी गई है। भारत की G20 अध्यक्षता का आधिकारिक थीम है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है। भारत ने ग्लोबल साउथ की समस्याओं जैसे ऋण संकट, जलवायु परिवर्तन और समावेशी विकास को वैश्विक मंच पर प्रमुखता से उठाया। इससे भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका सशक्त हुई है। तो ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है, या परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने से संबंधित है। ऑप्शन 2 है, इसका उद्देश्य जैव ईंधन के उत्पादन या उपयोग को बढ़ाना है। ऑप्शन सी है, या केवल विकसित देशों तक सीमित है। और ऑप्शन डी है, या डब्ल्यूएचओ की एक पहल है। तो बताइए क्या है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो ये एक है जीव जैव ईंधन को उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने का तरीका। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका जो पार्ट है वो आपका भारत भी है। कौन है? भारत भी इसका पार्ट है। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का उद्देश्य जैव ईंधन के उत्पादन, उपयोग, तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। यह ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने से जुड़ी पहल है। भारत इस गठबंधन का प्रमुख प्रेरक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, जलवायु परिवर्तन के कारणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन 1 है, प्राकृतिक कारकों की पूर्ण अनुपस्थिति। ऑप्शन बी है, केवल ज्वालामुखी गतिविधियां। ऑप्शन सी है, ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता। ऑप्शन डी है, पृथ्वी की घूर्णन गति। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण मानव गतिविधियों से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है और इससे ग्लोबल वार्मिंग और चरम मौसमी घटनाएं बढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेट जीरो इमिशन का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन 1 है, सभी प्रकार के उत्सर्जन को पूर्णतः समाप्त करना। ऑप्शन बी है, उत्सर्जन और अवशोषण के बीच संतुलन स्थापित करना।
ऑप्शन सी है औद्योगिक गतिविधियों को बंद करना और ऑप्शन डी है केवल नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। मैं सोच रही हूँ आपको डिटेल में ना बताकर सिर्फ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करा देती हूँ। बाकी मैं इसके डिटेल्स जो थोड़ी बहुत जानकारी होगी वो पीडीएफ में ऐड कर दूंगी। वो आप लोग को अगर पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में तो आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं एक एक को डिस्क्राइब करूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो बताइए नेट जीरो इमिशन का क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, उत्सर्जन और अवशोषण के बीच संतुलन स्थापित करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत ने नेट जीरो इमिशन करने का जो लक्ष्य रखा हुआ है वो रखा है 2070 में नेट जीरो इमिशन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है आपके भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है फंडामेंटल राइट से जुड़ा कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही दिया है। ऑप्शन वन है ये पूर्णतः असीमित है। ऑप्शन बी है आपातकाल में निलंबित नहीं किए जा सकते। ऑप्शन सी है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है और ऑप्शन डी है ये केवल नागरिक पर लागू होते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। दे आर जस्टिसिएबल। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। इनके उल्लंघन पर नागरिक अनुच्छेद 32 और 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा को स्थायी सदन कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है इसके सदस्य आजीवन होते हैं। ऑप्शन बी है यह कभी भंग नहीं होती। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा नामित होती है और ऑप्शन डी है इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। तो बताइए राज्यसभा को स्थायी सदन कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि इसे क्या कभी भंग नहीं किया जाता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो इसके सदस्य होते हैं वो हर 2 वर्ष पर क्या करते हैं, सेवा निवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन वन है अव्यवस्थित सड़कें। ऑप्शन बी है विकसित जल निकासी प्रणाली। ऑप्शन सी है कच्ची ईंटों का प्रयोग और ऑप्शन डी है धार्मिक भवनों का अभाव। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस समय क्या थी? विकसित जल निकासी प्रणाली थी, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है व्यापक जन समर्थन। ऑप्शन बी है एकीकृत नेतृत्व का अभाव। ऑप्शन सी है आधुनिक हथियारों की उपलब्धता। ऑप्शन डी है विदेशी समर्थन। तो बताइए जो 1857 में क्रांति हुई थी उसकी असफलता का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो लेक ऑफ यूनिफाइड लीडरशिप, एकीकृत नेतृत्व का अभाव था, इसलिए क्या हुआ था 1857 की क्रांति असफल हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, हो सकता है आपको बहुत स्लो लग रही हो। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी है इसका उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था। ऑप्शन सी है यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित था और ऑप्शन डी है इसमें छात्रों की भूमिका नहीं थी। तो बताइए स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किस ईयर में हुआ था स्वदेशी आंदोलन? 1900
5 में। इस समय क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह पूर्णतः कृषि पर आधारित है। ऑप्शन बी है सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ऑप्शन सी है उद्योग क्षेत्र का कोई योगदान नहीं है। ऑप्शन डी है यह बंद अर्थव्यवस्था है। तो बताइए क्या सही है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वर्तमान में भारतीय जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। आईटी, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन इसके प्रमुख घटक है। इससे रोजगार और विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का सबसे उपयुक्त प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि। ऑप्शन बी है कीमतों में सामान्य वृद्धि। ऑप्शन सी है बेरोजगारी में कमी और ऑप्शन डी उत्पादन में स्वतः वृद्धि। तो बताइए मुद्रास्फीति का सबसे उपयुक्त क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे क्या होती है? इससे कीमतों में वृद्धि हो जाती है, सामान्य वृद्धि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नीति आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। ऑप्शन सी यह योजना आयोग के समान शक्तियां रखता है। और ऑप्शन डी यह आरबीआई के अधीन कार्य करता है। तो बताइए नीति आयोग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ये एक तरह की गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक। पहले नीति आयोग का क्या नाम था? योजना आयोग था। बाद में इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। ऑप्शन बी ये राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। ऑप्शन सी ये मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ है। और ऑप्शन डी है आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है ये मार्गदर्शक सिद्धांत है। ये राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किससे कितने तक है आपको पता है? इसकी बात की गई है भाग 4 में। और ये 36 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 है कार्यपालिका को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी है निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी है संसद की सर्वोच्चता स्थापित करना। और ऑप्शन डी है संविधान संशोधन को रोकना। तो बताइए भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है इनमें से? तो इसका उद्देश्य है निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना। निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल शिकार पर आधारित होता है। ऑप्शन बी है कृषि और व्यापार दोनों विकसित थे। ऑप्शन सी है मुद्रा प्रणाली नहीं थी। और ऑप्शन डी है पशुपालन का अभाव था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस समय क्या था? कृषि और व्यापार दोनों विकसित थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन के संदर्भ में मनसबदारी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भूमि राजस्व संग्रह करना। ऑप्शन बी है सैन्य प्रशासनिक संगठन।
ऑप्शन सी है धार्मिक नियंत्रण और ऑप्शन डी है व्यापार को बढ़ावा देना। तो बताइए मनसबदारी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था इनमें से। तो इसका उद्देश्य था सैन्य और प्रशासनिक संगठन को बढ़ावा देना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे जाने का प्रमुख आधार क्या है। ऑप्शन ए यह पूरी तरह सफल रहा था। ऑप्शन बी इसमें व्यापक जन भागीदारी थी। ऑप्शन सी यह केवल सैनिक विद्रोह था और ऑप्शन डी इसका नेतृत्व कांग्रेस ने किया था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या था, व्यापक जन भागीदारी थी, काफी संख्या में लोग इस आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। ऑप्शन ए सरकारी विद्यालयों का विस्तार किया गया था। ऑप्शन बी स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी है विदेशी भाषा को अनिवार्य बनाया गया था और ऑप्शन डी है तकनीकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। बंगाल नेशनल कॉलेज और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इसकी मिसाल है। इससे औपनिवेशिक शिक्षा का विकल्प तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संरचनात्मक परिवर्तन से क्या तात्पर्य। ऑप्शन है केवल जीडीपी में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी कृषि से उद्योग व क्षेत्र की ओर सेवा क्षेत्र की ओर बदलाव होता है। ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि होती है और ऑप्शन डी है सरकारी व्यय में कमी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब है कृषि से उद्योग और सेवा क्षेत्र की ओर बदलाव। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मुद्रास्फीति का सबसे अधिक प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा है। ऑप्शन ए उद्यमी वर्ग पर। ऑप्शन बी है स्थिर आय वर्ग पर। ऑप्शन सी है निर्यातक पर और ऑप्शन डी है करदाता पर। तो बताइए किस पर प्रभाव पड़ा है सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति का, इन्फ्लेशन का। तो ये प्रभाव पड़ा है स्थिर आय वर्ग पर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में मौद्रिक नीति का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए रोजगार सृजन करना। ऑप्शन बी है मूल स्थिरता बनाए रखना। ऑप्शन सी है कर संग्रह बढ़ाना और ऑप्शन डी है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना। तो बताइए मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी का क्या उद्देश्य है। तो मूल स्थिरता बनाए रखना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नीति आयोग की भूमिका के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। या राज्य को बाध्यकारी निर्देश देता है। ऑप्शन बी है या सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी है या योजनाओं के लिए धन आवंटित करता है और ऑप्शन डी है या एक संवैधानिक निकाय है। तो बताइए कौन सा कथन नीति आयोग के संदर्भ में सही है। तो ये सरकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इट प्रमोट्स कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में सतत विकास का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए केवल आर्थिक विकास। ऑप्शन बी है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति, भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना। ऑप्शन सी है औद्योगिकरण पर पूर्ण प्रतिबंध और ऑप्शन डी है प्राकृतिक संसाधनों का असीमित उपयोग। तो बताइए सतत विकास कब आया था। यह आया था आपका 2015 से 2030, इसे हम बोलते हैं SDG। इसके टोटल 17 गोल रखे गए हैं जिसमें 169 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। जिसका सही आंसर क्या है वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति, भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
भारत में जैव विविधता संरक्षण का प्रमुख कानूनी आधार कौन सा है? ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन बी है जैव विविधता अधिनियम, ऑप्शन सी है वन संरक्षण अधिनियम और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसके लिए बनाया गया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। साथ में मुझे ये जितने अधिनियम दिए गए हैं उसके भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था ये आया था आपका 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम आया था आपका 1980 में और उसके बाद आया था एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। ये कब आया था? 2010 में। हो सकता है आपको एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछ ले, तो आप सबसे पहले वन संरक्षण अधिनियम आएगा, उसके बाद आएगा जैव विविधता अधिनियम, फिर आएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और फिर आएगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुसार संसद की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है राज्यसभा धन विधेयक प्रस्तुत कर सकती है, ऑप्शन बी है लोकसभा को धन विधेयक पर अंतिम अधिकार है, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति धन विधेयक अस्वीकार कर सकता है और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय धन विधेयक पारित करता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो वित्तीय शक्ति होती है वो किसके पास होती है? वो होती है लोकसभा के पास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, लोकसभा को धन विधेयक पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए हिंसक संघर्ष, ऑप्शन बी जन आंदोलन पर आधारित रणनीति, ऑप्शन सी गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियां, ऑप्शन डी केवल संवैधानिक सुधार। तो बताइए क्या सही होगा? तो जो गांधी जी थे उन्होंने जन आधारित रणनीति अपनाई थी, क्योंकि उनके पास जो संख्या थी उनको मारने वालों की वो काफी ज्यादा थी, तो उन्होंने मास बेस्ड मूवमेंट किया था। ऑप्शन बी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सेवा क्षेत्र के विस्तार का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए कृषि संकट, ऑप्शन बी सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, ऑप्शन सी औद्योगिकरण की विफलता और ऑप्शन डी विदेशी सहायता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारत में सेवा क्षेत्र के विस्तार का प्रमुख कारण क्या है? तो सेवा क्षेत्र का विकास क्यों हुआ है? क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन के संबंध से क्या तात्पर्य? ऑप्शन ए प्रभावों के अनुकूलन होता है, ऑप्शन बी है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है, ऑप्शन सी है आपदा प्रबंधन और ऑप्शन डी है वनों की कटाई। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो आपकी CO2 है वो ग्रीन हाउस गैस में ही आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघवाद की प्रकृति को किस रूप में वर्णित किया जाता है? ऑप्शन ए पूर्णता संघीय, ऑप्शन बी पूर्णता एकात्मक, ऑप्शन सी संघात्मक झुकाव के साथ एकात्मक और ऑप्शन डी है परिसंघात्मक। तो बताइए भारतीय संघवाद की प्रकृति को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसे हम क्वासी फेडरल मानते हैं, संघात्मक झुकाव के साथ एकात्मक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में प्रमुख अंतर क्या है? ऑप्शन ए है दोनों समान है, ऑप्शन बी है वृद्धि केवल आय वृद्धि है, विकास व्यापक अवधारणा है, सी है विकास अल्पकालिक होता है और ऑप्शन डी है वृद्धि सामाजिक परिवर्तन को दर्शाती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वृद्धि केवल आय वृद्धि को दर्शाती है और विकास क्या होता है ये एक व्यापक अवधारणा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आर्थिक वृद्धि केवल आय या उत्पादन में वृद्धि को दर्शाती है और आर्थिक विकास सामाजिक संस्थागत और जीवन स्तर में सुधार को शामिल करता है, इसलिए विकास क्या है एक व्यापक अवधारणा है
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वीडियो में मुझे बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और इसके बाद अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा। साथ ही मैंने इसके कमेंट बॉक्स में साथ ही मैंने पीडीएफ में इसके आंसर भी डिस्क्रिप्टिव वे में ऐड कर दिए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिएगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।